एक बेहद ही हैंडसम, हाई प्रोफाइल सीरियल किलर, मानो किसी फिल्म का हीरो हो। वो अपने लुक्स और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी का इस्तेमाल कर लोगों को अपने झांसे में फंसाता। फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और भी कई भाषाओं पर उसकी मजबूत पकड़ थी। फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, लॉ जैसी किताबें पढ़ने में उसकी दिलचस्पी थी। अय्याश मिजाज होने के कारण उसे घूमने फिरने का भी काफी शौक था, लेकिन किसे पता था कि वो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वो क्राइम की दुनिया में एंट्री ले लेगा। अपने डार्क डिजायर्स को पूरा करने के लिए उसने न जाने कितने फॉरेन टूरिस्ट की जान ले ली। अपनी मीठी जुबान का बखूबी इस्तेमाल कर पहले तो वो उनसे दोस्ती करता, फिर उन्हें ड्रग्स दिलवाने का वादा करता। ड्रग्स की आड़ में वो किसी नशीले जहरीले केमिकल से उन टूरिस्ट की जान ले लेता और फिर उन्हीं के पासपोर्ट्स चुरा कर उनके पैसों पे उन्हीं की कंट्री में एंट्री करता। ऐसे ही टूरिस्ट की जानें ले लेकर उसने दुनिया भर के कई देशों में अपने नाम का आतंक फैलाया। इस दौरान उसने ग्रीस, टर्की, अफगानिस्तान, कराची, ईरान, रोम, यूगोस्लाविया, कोपेनहेगन, बल्गेरिया और भी कई जगहों में अलग अलग क्राइम्स किए। इसकी जिंदगी पर कई बड़े बजट की फिल्में भी बनी और कई मशहूर किताबें भी लिखी गईं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज हम बातें करेंगे एक साइको किलर चार्ल्स सोबराज की, जिसे द पिकनिक किलर के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स का जन्म 6 अप्रैल 1944 के दिन वियतनाम के साइगोन शहर में हुआ था। उसकी मां वियतनामीज थी, जबकि उसके पिता इंडिया के एक सिंधी बिजनेसमैन थे। हालांकि उसके माँ बाप की शादी नहीं हुई थी, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। चार्ल्स के जन्म के कुछ ही दिनों बाद से उसके माता पिता के बीच लड़ाई झगड़ों का सिलसिला बढ़ गया। एक दिन उसके पिता अपनी बीवी और चार्ल्स को छोड़कर वियतनाम से इंडिया लौट आए। क्योंकि सोबराज तब काफ़ी छोटा था, उसकी मां ने एक फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट से शादी कर ली, जो उस दौरान वियतनाम के बॉर्डर पर पोस्टेड था। दोनों की शादी के बाद चार्ल्स पेरिस पहुंच जाता है और उसे फ्रांस की सिटीजनशिप मिल जाती है। जब उसके सौतेले भाई बहन पैदा हुए तो चार्ल्स अपने परिवार से बहुत ही कटा सा रहने लगा। उसको इस बात का अफसोस था कि उसके सगे बाप ने उसे कभी नहीं अपनाया और सौतेले बाप ने भी अपने खुद का बायोलॉजिकल औलाद होने के बाद उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। इन्हीं चीज़ों के चलते उसका जुर्म और जुर्म की दुनिया के तरफ रुझाव बढ़ने लगा। पहली बार जब चार्ल्स ने एक गाड़ी चुराई थी तब वो महज 19 साल का था और उसे 8 महीनों की जेल हुई थी। इसके बाद सोबराज की एक अमीर सोशल वर्कर के साथ दोस्ती हुई, जो कि कैदियों के सुधार के सिलसिले में अक्सर जेल में आया करता था। जेल से बाहर आने के बाद सोबराज कई माफिया और ड्रग पैडलर्स के संपर्क में आया। उसे फिर एक बार जेल में डाला गया। इस बार जब वो जेल से बाहर आया तो उसे एक पारसी लड़की से प्यार हो गया और क्योंकि वो अब फ्रांस पुलिस की नज़रों में आ चुका था, इसलिए उसने फ्रांस छोड़ने का तय किया। जिस सोशल वर्कर से उसकी जेल में दोस्ती हुई थी, उसकी मदद से उसने गाड़ी में बैठकर फ्रांस का बॉर्डर क्रॉस किया। वो अपनी पारसी गर्लफ्रेंड, जो कि अब तक उसकी बीवी बन चुकी थी और उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, उसके साथ फ्रांस से इंडिया आ गया। मुंबई में उसकी बीवी को एक बेटी पैदा हुई, पर फिर भी उसने गाड़ियाँ चुराने का काम जारी रखा। उसका नेटवर्क अब न सिर्फ इंडिया बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी फैल चुका था। धीरे धीरे उसने गाड़ियों को चुराने और ड्रग डीलिंग के साथ हथियार सप्लाई करने का काम भी शुरू कर दिया। मुंबई में एक बार पुलिस के नज़र में आने के बाद चार्ल्स और उसकी बीवी दिल्ली भाग गए। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल अशोका में ये जोड़ा रुकता है और उसी रात होटल के एक ज्वेलरी शॉप को लूटकर दोनों फिर से मुंबई आने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर कस्टम्स वालों को इन लोगों के बैग में इतने सारे जेवर देखकर इन पर शक होता है। चार्ल्स एयरपोर्ट से खिसकने ही वाला था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसको तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। वहां पर इसने बहाना बनाया कि इसकी तबीयत खराब है। जब इसे अस्पताल ले जाया गया तो वो पुलिस को चकमा देकर गाड़ी से भाग निकला और सीधा काबुल जा पहुंचा। अपनी बीवी और बेटी को इसने दिल्ली में ही छोड़ दिया था। काबुल में भी चोरी, डकैती और ड्रग्स का वही सिलसिला चलता है। ये पुलिस के हाथ लगता है और वहां से भी भाग निकलता है। फिर ये पहुंचता है थाईलैंड। इस समय तक सोबराज की बीवी अपने देश फ्रांस लौट चुकी थी और टूरिस्ट को मारने का जो सिलसिला था वो इसने थाईलैंड के पटाया बीच से शुरू किया था। सोबराज ने अपने साथ कुछ खूबसूरत लड़कियों को भी शामिल कर लिया था, जो टूरिस्ट को फंसाने में इसकी मदद करते थे। 1974-75 के दौरान पटाया बीच के आसपास कई लोगों की डेड बॉडीज मिलने लगी थी। पहली डेड बॉडी जो पुलिस को मिली वो थी एक लड़की की, जिसने बिकनी पहने हुई थी।
उसकी बिकनी पर एक फूल बना था। पुलिस को लगा शायद लड़की की पानी में डूबकर मौत हो गई है, पर पोस्टमार्टम में पता लगता है कि उसका गला घोंटकर मारा गया था। उसी के कुछ दिनों में एक और लड़की की डेड बॉडी मिली। उसने भी बिकनी पहन रखी थी जिस पर उसी तरह का फूल बना था। हालांकि पुलिस अब तक शोभराज को पकड़ नहीं पाई थी, पर इन्हीं 2 वारदातों के बाद से उसका नाम बिकनी किलर पड़ गया। अब तक शोभराज करीब 24 टूरिस्ट को मार चुका था। थाईलैंड पुलिस ने इसे पूछताछ भी की, पर ये किसी तरह उन्हें बेवकूफ बनाकर वहां से नेपाल जा पहुंचा। नेपाल के काठमांडू में 2 टूरिस्ट का कत्ल करने के बाद वो एक बार फिर इंडिया लौटा। इंडिया में वो कभी गोवा, कभी मुंबई तो कभी दिल्ली में टूरिस्ट को लूटने का अपना काम जारी रखता है। दिल्ली में कुछ फ्रेंच स्टूडेंट्स को इसने मारने की कोशिश की थी, पर ड्रग्स के डोजेस में इससे कुछ गड़बड़ हो गई, जिस वजह से वो स्टूडेंट्स बच गए और सीधा पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने तुरंत शोभराज को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ बैंकॉक पुलिस को इस बात का पता लग गया कि शोभराज इंडिया में है और पुलिस के कब्जे में है, तो उन्होंने इंडिया की पुलिस से संपर्क किया और इसे बैंकॉक भिजवाने की मांग की। पर क्योंकि पहले इसे इंडिया में पकड़ा गया था तो उसे यहाँ सजा पूरी करनी थी। उसे 12 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इस दौरान इसने तिहाड़ जेल के सभी कैदियों और जेलरों से बड़ी चालाकी से दोस्ती कर ली थी। दरअसल बैंकॉक के कानून के मुताबिक अगर किसी क्रिमिनल को क्राइम करने के 20 सालों के अंदर नहीं पकड़ा जाता है तो उसका वो जुर्म अपने आप माफ हो जाता है। इसका मेन मकसद था किसी तरह 20 साल इंडिया में गुजारना, क्योंकि अगर इसे बैंकॉक भेज दिया जाता तो इसकी मौत की सजा पक्की थी। जब इसे जेल में 10 साल हो गए तो इसने सबसे कहा कि मेरा जन्मदिन है और हम इसकी पार्टी करते हैं। क्योंकि उसके पास पैसों की कमी तो थी नहीं, तो कहा जाता है कि जेल में इसे नवाबों की तरह ट्रीटमेंट मिलती थी। बाकायदा केक लाया गया, तरह तरह के पकवान भी मंगवाए गए। लेकिन किसे पता था कि शोभराज के इस पार्टी के पीछे कुछ अलग ही मकसद है। उसने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी और पूरे तिहाड़ जेल के स्टाफ और कैदियों को बेहोश करके जेल से भाग निकला। शुरू में कुछ दिन अंडरग्राउंड रहने के बाद चार्ल्स गोवा जा पहुंचता है। वहां वो मजे से बीच पे सैर करता है, कसीनो में जुआ खेलता है, यॉट पे घूमता है। वहीं कोई मुंबई पुलिस को खबर कर देता है कि शोभराज को उसने गोवा में देखा है। बड़े ही आसानी से मुंबई पुलिस उसे धर दबोचती है और शोभराज भी खुशी खुशी पुलिस के साथ चल देता है। गोवा से उसे दिल्ली लाया जाता है, जहां इसकी तिहाड़ जेल की सजा और 10 साल बढ़ा दी जाती है। जब ये 10 साल बाद जेल से बाहर आता है तब तक इसके प्लान के अनुसार बैंकॉक में रजिस्टर्ड केस टर्मिनेट हो जाती है, और क्योंकि ये एक फ्रांस का नागरिक था तो भारत सरकार इसे फ्रांस डिपोर्ट कर देती है। अब तक चार्ल्स शोभराज इतना मशहूर हो जाता है कि लगभग पूरी दुनिया में इसके चर्चे फैल जाते हैं। जब ये फ्रांस पहुंचता है तो बाकायदा इसका स्वागत एक हीरो की तरह किया जाता है। कई लोग इसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि ये मीडिया में इंटरव्यू देने के लिए भी पैसे चार्ज करने लगा था। और तो और एक हॉलीवुड डायरेक्टर भी इसके बायोग्राफी के सिलसिले में मिलता है। ये भी कहा जाता है कि शोभराज ने अपनी कहानी बेचने के पूरे 90 करोड़ चार्ज किए। करीब 6 साल फ्रांस में ऐशो आराम की जिंदगी बिताने के बाद वो ना जाने क्यों अचानक काठमांडू पहुंच जाता है। वहाँ ये खुलेआम घूम रहा होता है कि वहाँ का एक लोकल जर्नलिस्ट पुलिस को इत्तला कर देता है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले बताया था कि इसने काठमांडू में 2 टूरिस्ट का मर्डर किया था। पुलिस को इसके खिलाफ कुछ सबूत भी मिले थे। कोर्ट ने इस मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी, और हमेशा की तरह जब चार्ल्स को पूछा गया तो उसने जुर्म से साफ इनकार कर दिया। उसके मुताबिक वो उस वक्त नेपाल में था ही नहीं। इस केस में जो शोभराज की वकील थी, उनकी बेटी निहिता बिस्वास अक्सर अपनी मां के साथ कोर्ट आया करती थी। उस समय वो 20 साल की एक स्टूडेंट थी। अचानक एक खबर आती है कि निहिता और शोभराज, जो अब तक 65 का हो चुका था, दोनों ने जेल में शादी कर ली है। माना जाता है कि ये उसकी जेल से निकलने की एक साजिश थी। इसके अलावा उसने जेल से रिहा होने के लिए 2 दलीलें पेश की। पहला ये कि काठमांडू लॉ के मुताबिक अगर कोई कैदी 65 से ऊपर हो जाता है तो उसे रिहाई मिल जाती है, और दूसरी ये कि उसके दिल में छेद है और उसे अपने देश में सर्जरी के लिए भेजा जाए, क्योंकि वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज काठमांडू के मुकाबले कई गुना बेहतर है। उसकी इन्हीं दलीलों और अच्छे बर्ताव के चलते उसे 19 सालों बाद 23 दिसंबर 2022 के दिन जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के कुछ ही दिनों के अंदर नेपाल गवर्नमेंट ने शोभराज को उसके देश फ्रांस डिपोर्ट कर दिया। कुल मिला के अपनी जिंदगी के 78 में से करीब 45 साल तो इसने जेल में काटे। शोभराज अगर अपनी कलाओं और लोगों को अपने चार्म से वश में करने की काबिलियत का सही जगह पर इस्तेमाल करता तो शायद आज बात ही कुछ और होती।
पर खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए।